गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एसेंट ऑफ सैप। इससे पहले हमने एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर यानी जल अवशोषण के बारे में पढ़ा था, उसका मैकेनिज़्म। तो आज हम एसेंट ऑफ सैप शुरू करते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं रसारोहण। मोटे तौर पे इसका जो मीनिंग है कि जल में जो जल और उसके साथ जो खनिज लवण मिले होते हैं, सेल सैप जो होता है, वो कैसे जड़ों से इतनी ऊपर ऊंचाई तक कैसे पहुंचता है। तो पादपों के मूल से उनके शीश तक रस का गमन को एसेंट ऑफ सैप यानी रसारोहण कहते हैं। इस रस में लवण एवं खनिज जल में घुले रहते हैं, जो कि मूल द्वारा अवशोषित किया जाता है। छोटी शाखाओं एवं झाड़ियों में रस द्वारा तय किया गया मार्ग केवल कुछ सेंटीमीटर से मीटर तक होता है, लेकिन वृक्षों में यह मार्ग बहुत लंबा होता है। जल का स्थानांतरण जनरली जो है जाइलम एलिमेंट्स, आप लोग मान के चलो, तो जल का जो स्थानांतरण है वो जाइलम एलिमेंट्स द्वारा होता है। और जाइलम में भी जो है वेसल्स, जिनको वाहिकाएं कहा जाता है, और ट्रैकिड्स, जिसको वाहिनिकाओं कहा जाता है। तो रसारोहण जो है उसमें जाइलम एलिमेंट्स, वेसल्स और ट्रैकिड्स जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ सैप यानी रसारोहण की क्रियाविधि को एक्सप्लेन करने के लिए विभिन्न सिद्धांत जो हैं प्रस्तुत किए गए। अब इन सिद्धांतों को यानी थ्योरीज को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है वाइटल फोर्स थ्योरी, जिन्हें हिंदी में कहते हैं जैविक सिद्धांत। सेकंड, रूट प्रेशर थ्योरी, जिसे कहते हैं मूल दाब सिद्धांत। तीसरा है फिजिकल फोर्स थ्योरी, भौतिक बल सिद्धांत। जैविक सिद्धांत के थ्योरीज के अनुसार जो रसारोहण है उसमें जीवित कोशिकाएं जो हैं विशेष रोल प्ले करती हैं। और इस वाइटल फोर्स थ्योरी में या जैविक सिद्धांत में गॉडलियोस्की और सर जेसी बोस ने जो है अपने मत प्रस्तुत किए थे। रूट प्रेशर थ्योरी के अनुसार जो मूल दाब है वो मुख्य रोल प्ले करता है रसारोहण में। और फिजिकल फोर्स थ्योरी के अनुसार जो है रसारोहण में लिविंग कोशिकाएं नहीं, जीवित कोशिका नहीं, जैसे भौतिक बल, जैसे कैपिलरी एक्शन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो मुख्य रोल प्ले करते हैं रसारोहण में। आज हम पार्ट 1 एसेंट ऑफ सैप चैप्टर को हमने 2 भागों में डिवाइड किया है, और 2 भागों में डिवाइड किया। हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पार्ट आज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पहले स्टार्ट करते हैं वाइटल फोर्स थ्योरीज। तो वाइटल फोर्स थ्योरीज आपको पहले बताया गया था, इसका हिंदी में मीनिंग है जैविक बल सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जो रसारोहण संवहन ऊतक की जीवित कोशिकाओं की सक्रियता के फलस्वरूप होता है, यानी जीवित कोशिकाएं इसमें मुख्य रोल प्ले करती हैं। अब इस सिद्धांत में जो है सबसे पहले अपना मत रखा था गॉडलियोस्की ने 1884 में, और इसके मत को हमने नाम दिया रिले पंप थ्योरी, रिले पंप सिद्धांत। और इस सिद्धांत के अनुसार जाइलम पैरेन्काइमा कोशिकाएं और मेडुलरी रेज को हिंदी में कहते हैं मज्जा किरणों, इन जाइलम पैरेन्काइमा और मेडुलरी रेज की जीवित कोशिकाओं के परासरण दाब में पीरियोडिक चेंजेस, तो इनकी जो जाइलम पैरेन्काइमा और मेडुलरी रेज की कोशिकाएं हैं, इनकी कोशिकाओं में ऑस्मोटिक प्रेशर में जो है बदलाव होते हैं। जब इन कोशिकाओं को ऑस्मोटिक प्रेशर में वृद्धि होती है, ये जाइलम वाहिकाओं से जल ग्रहण करती हैं। इनका जल ग्रहण करने के बाद इनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कम हो जाता है, और जिससे फलस्वरूप ये अपने से ऊपर जाइलम वाहिकाओं में जल पंप कर देती हैं। इस प्रकार जल वाहिकीय तत्वों में निरंतर ऊपर चढ़ता रहता है, और जल क्योंकि वाहिकीय तंतुओं में निरंतर ऊपर चढ़ता है, इसको कहा है रिले पंप थ्योरी या रिले पंप हाइपोथेसिस। अब इस हाइपोथेसिस के जो हैं ऑब्जेक्शन यानी इसकी आपत्तियां हैं। सबसे पहली आपत्ति तो है कि जीवित कोशिकाओं की अनुपस्थिति में भी जल वाहिकीय तत्वों के ऊपर चढ़ता हुआ देखा गया है, यानी जीवित कोशिकाएं अगर प्रेजेंट नहीं होगी तो भी प्लांट्स में देखा गया है कि जल जो है ऊपर की ओर बढ़ रहा है। दूसरा ऑब्जेक्शन जो है
जीवित कोशिकाओं को प्रभावित करने वाले जो इनहिबिटरी फैक्टर्स हैं वो रसारोहण की दर में कोई परिवर्तन, उनकी प्रेजेंस में रसारोहण की दर में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये मुख्य ऑब्जेक्शन है जो कि गॉर्डियस्की की रिले पम्प थ्योरी के अगेंस्ट में है। अब सेकंड थ्योरी है पल्सेशन थ्योरी, जिसको बोस ने दिया था। इसे कहते हैं बोस का स्पंदन सिद्धांत, और आप इसको देखिए नीचे डायग्राम है। और इस सिद्धांत के अनुसार जो कॉर्टेक्स की जो भीतरी परत है उसमें रिदमिक पल्सेशन के द्वारा रसारोहण होता है। अब आप नीचे देखिए डायग्राम है। डायग्राम में आपको एक पादप लगा है जो है पौधा पादप जो है ये डेस्मोडियम का है। इस पादप में जो है एक सुई जो है वो चुभो दी गई है, इंसर्ट कर दी गई है। बाद में इस निडल को हमने गैल्वेनोमीटर मतलब बोस ने गैल्वेनोमीटर से अटैच कर दिया है, और गैल्वेनोमीटर और इससे सुई का गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच करके सर्किट को पूरा कंप्लीट कर दिया गया है। अब बोस ने क्या ऑब्जर्व किया कि जब निडल कॉर्टेक्स के बाहरी हिस्सों तक सीमित होती है, गैल्वेनोमीटर में हल्का स्पंदन देखा जाता है, लेकिन जैसे से निडल भीतरी कॉर्टेक्स स्तर तक यानी एंडोडर्मिस से जस्ट के पास पहुंचती है, स्पंदन स्थायी हो जाता है और तेज गति से होने लगता है, और उसके बाद जो ऑसिलेशंस हैं वो स्थायी हो जाती हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा बोस ने निष्कर्ष निकाला कि स्पंदन कॉर्टेक्स की भीतरी स्तर की कोशिकाओं की स्पंदन क्रिया के कारण होता है, जो रसारोहण के लिए उत्तरदायी है। अब इस बोस की भी जो पल्सेशन थ्योरी है उसके अगेंस्ट में भी आपत्तियां हैं। पहला इंपॉर्टेंट आपत्ति जो स्ट्रेसबर्गर के द्वारा और अन्य वैज्ञानिकों द्वारा दी गई थी, उन्होंने अपने प्रयोगों द्वारा ये प्रमाणित किया कि रसारोहण में जीवित कोशिकाओं का योगदान नहीं है, ना लिविंग सेल्स का जीवित कोशिकाओं में कोई रोल नहीं है। दूसरा, विभिन्न तकनीकों या डिफरेंट टेक्निक्स जैसे वलयन प्रयोग, रंजक अभिगमन प्रयोग, इन टेक्निक्स के द्वारा ये प्रमाणित हो चुका है कि रसारोहण वल्कुट द्वारा नहीं अपितु जाइलम वाहिकों द्वारा होता है। तो इन आपत्तियों से जो है पल्सेशन थ्योरी को हम मान्य नहीं, पल्सेशन थ्योरी मान्य नहीं है। सेकंड थ्योरी जो दी गई है रूट प्रेशर थ्योरी, जिसे प्रिस्टले ने दिया था और इसे कहा जाता है मूल दाब सिद्धांत। प्रिस्टले के अनुसार मूल कोशिकाओं द्वारा जल अवशोषण के परिणाम स्वरूप एकत्रित जल के कारण एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होता है, जिसे हम मूल दाब यानी रूट प्रेशर कहते हैं। ये मूल दाब जल को ऊपर तने में धकेलने के लिए सक्षम होता है। अब क्या है कि मूल दाब अधिकतम जो है 2 एटमॉस्फेयर तक पाया गया है। जहाँ तक हम छोटे पौधों की बात करते हैं वहाँ तक ये 2 एटमॉस्फेयर्स जो है वो सफिशेंट है रसारोहण को एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन जब हम बात करते हैं ऊंचे पौधों के लिए, लंबे पौधों के लिए, वहाँ ये मूलधाप प्रेशर थ्योरी जो है वो सही नहीं मानी जाती, क्योंकि लंबे वृक्षों के लिए ये इतना मूलधाप